अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फिज़िक्स एफएससी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स है क्या चीज़। एक इसकी डेफिनेशन तो हम स्टार्ट से ही अब पढ़ते आए हैं, हम सब ने पढ़ी है कि फ़िज़िक्स है क्या। द फिज़िक्स ब्रांच ऑफ साइंस विच कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये डेफिनेशन तो हम सब जानते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या चीज़। फ़िज़िक्स इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स नेचर और यूनिवर्स। ठीक है, इसमें नेचर की बात की जाती है, यूनिवर्स के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि ये है क्या चीज़, इसमें प्लैनेट्स और इस तरह की हैवी बॉडीज़ या दूसरी चीज़ें, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें इनके अंदर हम डिस्कस करते हैं। ये सारी की सारी क्या है, ये फ़िज़िक्स ही है। इट टेल्स अस वाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू, कि चीज़ें बिहेव किस तरह से करती हैं, उनका फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल में वो कैसे, यानी फ्यूचर की प्रेडिक्शन के लिए हम फ़िज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ़िज़िक्स इज़ द फ़िलासफ़ी। फ़िज़िक्स क्या है, एक फ़िलासफ़ी है। लॉज दैट एक्सप्लेन द फिज़िकल वर्ल्ड, ऐसे लॉज जो फ़िज़िक्स जो है इसकी हेल्प लेते हुए हम ऐसे लॉज बनाते हैं, या ऐसे लॉज जो हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करें। ये सारे के सारे किस पे बेस करते हैं, फ़िज़िक्स पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिलेशन ऑफ फ़िज़िक्स विद द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ क्या इसका रिलेशन है, इसकी हम बात करेंगे। फ़िज़िक्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट मैथ्स। मैथ के बगैर जो है फ़िज़िक्स कंप्लीट ही नहीं होती। जैसा कि किसी ने कहा है कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस वाइल द मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंस। तो मैथमेटिक्स जो है वो, इसके बगैर फ़िज़िक्स जो है वो कंप्लीट नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फ़िज़िक्स। टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, तो हम दो प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए फ़िज़िक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं, और दूसरे वाला जो है उसको हम रिडक्शनिज़म कहते हैं। यूनिफिकेशन क्या है, अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेना थ्रू फ्यू लॉज, यानी हम एक किसी पर्टिकुलर लॉ को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट बहुत सारे फिनोमेनास को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंट अगर हमने फिनोमेनास जो हैं उनको एक्सप्लेन करना हो तो हम उसके लिए एक सिंगल लॉ यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ, एंड दिस थिंग इज़ कॉल्ड यूनिफिकेशन। जैसा कि हमारे पास हमने पढ़ा है फ्री फॉल ऑफ एप्पल का गिरना, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, सूरज और दूसरे जो सैयारे या सितारे हैं उनकी जो गर्दिश है वो इस चीज़ में आ जाती है। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट्स, इनकी जो सैटेलाइट्स होते हैं इनकी प्लैनेट्स के अराउंड जो है मोशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यूनिवर्सल लॉ की मदद से, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है यूनिफिकेशन। ठीक है, जो हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशन लॉ का फार्मूला होता है F=G(m1) या Gmm/r²। इसकी एक और एग्जांपल अगर हम लें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देख लें, जिसमें जो है वो इंट्रॉपी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूनिफिकेशन के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी, और 4 इक्वेशंस जो हैं उसकी पहली इक्वेशन जो है, अगर पहली को देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ये एक्सप्लेन करती है। दूसरी जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करती है, तीसरी मैग्नेटिज़म को, और चौथी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की बात करती है। तो ये सारी चार इक्वेशंस जो मैक्सवेल की हैं ये यूनिफिकेशन की तरफ ही लेके जाती हैं चीज़ों को। और ये चार जो इक्वेशंस हैं इनकी मदद से क्या होता है कि एक पूरी ब्रांच फिज़िक्स की हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शनिज़म। अच्छा, हमने यूनिफिकेशन में तो ये स्टडी किया कि यूनिफिकेशन में क्या होता है, बहुत सारे फिनोमेनास को हम एक सिंगल लॉ की मदद से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन रिडक्शनिज़म में क्या होता है,
उसमें एक हम मेजर जो है वो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, मेजर प्रॉब्लम को लेते हैं और उसको देन इसको जो है हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद उन पार्ट्स को जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। रिडक्शनिज्म टू स्टडी अ लार्ज सिस्टम, स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी किसी भी मसले को लेते हैं, किसी बड़े मसले को लेते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करते हैं और देन उनका सलूशन लेते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके अगर हम एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जैसा कि हमारे पास जनरेटर को अगर हमने स्टडी करना है तो हमें पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो मैग्नेट्स क्या होते हैं, आर्मेचर कॉइल क्या है, स्लिप रिंग्स क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों का हमें पता चलेगा तभी हम जनरेटर को स्टडी कर पाएंगे। अब बात आती है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स कि स्कोप क्या है फिज़िक्स का। तो इसमें जो है हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा आता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक को इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैक्रोस्कोपिक इज़ क्लासिकल फिज़िक्स एंड माइक्रोस्कोपिक इज़ क्वांटम फिज़िक्स। मैक्रोस्कोपिक जो है इसमें हम लार्ज मैसेज की बात करते हैं और जो माइक्रो फिज़िक्स है या क्वांटम फिज़िक्स है इसमें हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, जैसा कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो वाली फिज़िक्स जो है जो इनसे डील करती है उसको हम माइक्रोस्कोपिक या जो है हम इसको क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक को देखें सबसे पहले तो मैक्रोस्कोपिक की अगर हम जो अंदर हम स्टडी करेंगे उसमें हम मोशन की बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, फ्लड, ऑसिलेशन, वेव मैकेनिक्स। जबकि हम अगर थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो यहाँ भी हमारे पास हम स्टडी करेंगे हीट, टेम्परेचर, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक, हीट एनर्जी, कंडक्शन, कन्विक्शन, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसके अंदर हम चार्ज की स्टडी करेंगे, फ्लड, करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, एसी डीसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन ऑप्टिक्स के अंदर हम देखेंगे लाइट, वेव, पार्टिकल, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लेंस, ये किस तरह होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेंस के अंदर किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम इसके अंदर स्टडी करेंगे मैक्रोस्कोपिक के अंदर। फिर आ जाता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक या क्वांटम फिज़िक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे एटम, न्यूक्लियर फिज़िक्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, नेचर ऑफ फोटॉन या सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें जो है ये माइक्रोस्कोपिक के अंदर आती हैं और हम इसी के अंदर इनको स्टडी करेंगे क्वांटम फिज़िक्स के अंदर। देन हमारे पास आ जाता है फ़िज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी के फ़िज़िक्स का जो है वो टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है, या इन दोनों का ये एक दूसरे से हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी गिव रेज टू फिज़िक्स, और हम कह सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है तो हम फिज़िक्स को इस्तेमाल करते हैं, या इसके उल्ट भी हम कह सकते हैं। सिलिकॉन चिप्स जो हैं वो अगर हमने सेमीकंडक्टर को स्टडी किया तो हमारे पास सिलिकॉन चिप्स आती हैं। सिलिकॉन चिप्स के रिज़ल्ट के तौर पे हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, ये सारी चीज़ें वजूद में आती हैं। उसके बाद है अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनको हमने स्टडी किया, फिर हमारे पास ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये सारी टेक्नोलॉजी और फिज़िक्स क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्टीम इंजन की एक हमारे पास जो एक स्टीम इंजन बना, ठीक है, उसके बाद इसमें इसकी एफिशिएंसी कम थी तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना था तो फिज़िक्स इस्तेमाल हुई। ठीक है, फिज़िक्स इस्तेमाल की, थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद हीट इंजन आया, हीट इंजन के बाद डीजल इंजन, इस तरह इनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होती गई। उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कि नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस कितनी होती हैं। तो फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं, जो बुनियादी फोर्सेस हैं नेचर में, वो 4 हैं और इन चारों फोर्सेस से मिलकर बाकी फोर्सेस जो हैं, बाकी चीज़ें वजूद में आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक तो सबसे ये वीकेस्ट फोर्स है और ये हैवी बॉडीज़ या जो बॉडीज़ होती हैं, जो मैसेज होते हैं, उनके दरमियान में एक्ट करती है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, इन्फिनाइट होती है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि सूरज और ज़मीन के दरमियान फोर्स ले लें। ठीक है, लॉन्ग रेंज होती है ये।
और वीक होती है। उसके बाद डज़ नॉट रिक्वायर मीडियम, इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और इसी तरह अगर हम बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की, दूसरे नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, शॉर्ट रेंज होती है। ये वीक होती है बट स्ट्रोंगर देन अ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद ओनली इन बीटा डीके, ठीक है, ये जो फोर्स होती है ये हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो या इस टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में ये होती है। और इसकी रेंज होती है वो 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। देन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, ये एक्ट करती है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये जो है न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में अमल में आती है। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होती है। चार्ज इंडिपेंडेंट कैसे होती है कि जो हमारे ये पार्टिकल्स होते हैं वैसे तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस लिहाज से न्यूक्लियस को तो फट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वाली फोर्स उनके दरमियान अंदर न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में ये फोर्स होती है, ये अट्रैक्शन की फोर्स होती है और इसका चार्ज से कोई ताल्लुक नहीं होता और ये इनको बाउंड करके रखती है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होती है, शॉर्ट रेंज होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, ठीक है, जो इनको बाइंड करके रखती है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट बिटवीन चार्जेस के दरमियान एक्ट करती है, लॉन्ग रेंज होती है, इन्फिनाइट जो है वो इसकी रेंज हो सकती है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये और डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब हम जो है वो इनकी स्ट्रेंथ को देख लेते हैं, इनकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। देन है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कि 1/100 यानी अब 10⁻⁻² कह लें, जो है वो इतने फासले तक ये जो है वो अमल में आती है। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है 10⁻⁻13, आप इसको कह सकते हैं कि इससे जो है सबसे जो स्ट्रॉन्ग होती है वो ये होती है। उसके बाद ये फिर थर्ड पे ये आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ पे आती है ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻38 टाइम्स, जो है ये इससे जो है वो वीक होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनकी रेंज हम देख लेते हैं। तो ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है और इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15। इसकी जो शॉर्ट रेंज होती है और ये 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर तक होती है। देन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को देख लें तो वो लॉन्ग रेंज होती है और इनफाइनाइट आप इसको डिस्टेंस कह सकते हैं। उसके बाद ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है इसका भी 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर तक ये होती है। यानी कि ये जो है ये न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दायरे में नहीं आता। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है और न्यूक्लियस का साइज़ जो होता है वो 10⁻⁻14 टू -15 ही होता है, जबकि अगर -10 पे चले जाएं तो वो न्यूक्लियस के दायरे में नहीं आएगी, इसलिए वहाँ पे ये फोर्स अमल नहीं करती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक और next we will discuss about physical quantities in next lecture.